नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित। इसके पंडित सदाशिवदास जी कासलीवाल कृत जो वचनिका है उसके आधार से हमारी चर्चा चल रही है। और इसका प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार, इसके अंतर्गत सम्यक दर्शन का स्वरूप मूल श्लोकों में बताया और वो होने के पश्चात अभी वचनिकाकार पंडित सदाशिवदास जी यहाँ सम्यक्त्व की प्रक्रिया, सम्यक के भेद, उनका स्वरूप, उसकी प्रक्रिया, वो सब यहाँ पर बता रहे हैं। तो तीन प्रकार के सम्यक, तो पहले सम्यक के भेद बताए थे। तीन प्रकार के सम्यक, औपशमिक, शैवशमिक और शायिक। और उसमें जो पहला औपशमिक सम्यक्त्व है उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही थी। औपशमिक सम्यक को प्राप्त करने की पात्रता बताई, कौन जीव पात्र है, कौन जीव औपशमिक सम्यक्त्व के अयोग्य है, प्रथमोपशम सम्यक। और फिर वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व किस प्रक्रिया से होता है, तो वो जिस जीव में वो पात्रताएं हो तो पंचलब्धि पूर्वक वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है। तो 5 लब्धियों का स्वरूप यहाँ पर बताया। और प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति यानी वो सम्यक्त्व का स्वरूप और सम्यक्त्व कैसे प्राप्त होता है तो प्राप्ति भी हुई। उसके बाद में उसकी क्या महिमा है, कल अपन ने वो भी कुछ पॉइंट्स देखे थे कि जो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जीव है उसका प्रथमोपशम सम्यक के काल में या औपशमिक सम्यक के काल में मरण नहीं होता, प्रथमोपशम सम्यक के काल में उसका मरण नहीं होता है और उसकी भव्यत्व शक्ति की व्यक्तता हो जाती है। अभी यहाँ से यानी उसके मोक्ष मार्ग का, धर्म का, सुख का वो प्रारंभ यहीं से होता है। उसके जीवन में संवर प्रकट हो जाता है, निर्जरा प्रकट हो जाती है और कुछ प्रकृतियां, कर्मों की कुछ प्रकृतियां बंधना ही रुक जाती हैं। कितनी प्रकृतियां बंधना रुक जाती हैं सम्यक दर्शन होने पर? कितनी प्रकृतियां बंधना, बड़ी आप लोग उंगली से बता रहे हैं, 4 और 1, 41 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति, उसे क्या बोलते हैं? बंध विच्छित्ति। बंध विच्छित्ति समझ लीजिए वो शब्द है कर्णानुयोग का, और उसको अपन अपने द्रव्यानुयोग की भाषा में कहें तो संवर, 41 प्रकृतियों का संवर यहाँ पर हो जाता है। और एक बार प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त हो गया तो अब अधिक से अधिक वो जीव संसार में रहे भी तो अधिक से अधिक कितने काल तक संसार में रह सकता है? संसार में यदि रहे तो अधिक से अधिक कितने काल तक संसार में रह सकता है? उसके बाद तो वो चाहे तो भी वो यहाँ रुक नहीं सकता है, उसको संसार छोड़ के जाना ही पड़ेगा। कितना काल है अधिक से अधिक? बोलिए नीता जी। किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। फिर से बोलिए। किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। बढ़िया। बोलिए कविता जी, कितना काल है? अर्ध परावर्तन का। अभी अभी इन्होंने बोला ना, ध्यान नहीं था आपका, मेरी नजर रहती है सब। अभी वापस से पूछूंगी आपसे, ठीक है? बोलिए कविता जी, कितना काल?
अर्थ परावर्तन पुद्गल का। ठीक है, अभी और सुनिए आप, ठीक है ना, अभी गड़बड़ है। बोलिए वर्षा भाभी। किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन स्थिति शेष रह जाती हाँ, किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। किंचित न्यून को भले ही बाद में बोल सकते हैं, अर्ध पुद्गल परावर्तन में कुछ कम, ये भी बोल सकते हैं अगर वो किंचित न्यून ऐसा लगता है तो। लेकिन वो पूरा शब्द क्या है, किंचित न्यून यानी कुछ कम, किसमें, अर्ध पुद्गल परावर्तन। अर्ध पुद्गल परावर्तन में कुछ कम काल ही वो अधिकतम संसार में रह सकता है, उससे ज्यादा अब वो संसार में नहीं रहेगा। कितना काल है, किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। बोलिए अनीता जी, कितना उत्कृष्ट काल बचा है उसके संसार का। किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। जरूरी है इतना ही वो रहे, उत्कृष्ट काल कहा है, उत्कृष्ट काल का है, मैक्सिमम अगर रहे तो इतना रहेगा। बोले कविता जी। किंचित मेरे को नहीं समझ में आ रहा, वापस बोलिए एक बार। किंचित न्यून, न्यून होता है ना, न्यून अधिक, तो किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। कल शायद मैंने लिख के भी दिया था बोर्ड पे। नहीं, कल मैंने क्लास अटेंड नहीं करी थी इसलिए। बोलिए कविता जी आपको। किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। क्या है ये संसार में इतना समय के लिए संसार में जीव रुक सकता है। कौन सा चीज, जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। हाँ, जो एक बार सम्यक तो प्राप्त करके अगर जिसका छूट गया है तो, यानी एक बार सम्यक प्राप्त हो गया और अगर छूट गया तो मैक्सिमम वो इतना रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, बोलिए आभा जी, कितना काल रहेगा अधिकतम। किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, ये संसार में रहने का किस जीव का उत्कृष्ट काल है, जो एक बार प्रथमोपशम सम्यक्ति हो गया और फिर उसके बाद छूट गया है। तो अगर छूटता नहीं है, कंटिन्यू समय तो बना ही रहता है, तो इतना काल नहीं रहने वाला है, फिर तो बहुत कम काल उसका बचता है। चलिए, तो ये प्रथमोपशम सम्यक्त और उसकी महिमा या उसकी विशेषताएं। और फिर प्रथमोपशम सम्यक्त का तो काल चूंकि अंतर्मूर्ति है, तो वो काल पूरा होने के बाद में क्या होता है, उपशम सम्यक्त तो हो गया, अब वो काल पूरा हुआ, उपशम सम्यक्त होते ही प्रथम समय से ही तो एक काम अपन ने देखा था कि वो जो मिथ्यात्व का द्रव्य था उसके तीन टुकड़े वहां पर, एक अखंड जो मिथ्यात्व प्रकृति अनादिकाल से चली आ रही थी, उसके अनुभाग का संक्रमण के माध्यम से उसके तीन टुकड़े वहां किए गए थे। अब ये सब काम हो गया, प्रथमोपशम सम्यक का काल पूरा हो गया, तो अब क्या होगा उसके बाद, फिर कहाँ जाएगा जीव, तो उसके कितने रास्ते हैं। प्रथमोपशम सम्यक का काल पूरा होने के बाद में उस जीव के पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, बोलिए रजनी जी, एक एक ऑप्शन और उसका कारण। यदि वो मतलब कि वापस से मिथ्यात्व में चला जाता है तो वो वापस मिथ्यात्ववादी बन जाएगा, पहला ऑप्शन। मिथ्यात्व में वो चला जाता है कि मिथ्यात्व उसके पास आ जाता है। नहीं मतलब जीव मतलब कि अपने जो सम्यक दर्शन को कायम नहीं रख पाता है और उससे डिग जाता है, तो उसके मतलब कर्म तो कह सकते हैं। क्यों डिग जाता है, उसका कारण बताना है, कुछ उसकी कारण, उसकी विशुद्धि कम हो जाती है निमित्त और निमित्त कारण बताना है, मतलब कर्म की तरफ से बात करनी है। मिथ्यात्व उसमें वापस से बढ़ जाता है। ऐसा है मिथ्या कर्म ठीक है, मतलब आप शब्द नहीं बोल पा रहे, बोलिए विनीता आंटी, इसी पॉइंट को बताइए। हाँ जी, मिथ्यात्व के तीन टुकड़े किया ना जी, सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो क्षोभम होगा। आपको पूरा नहीं बताना है, इन्होंने जो बोला है उसको ठीक करना है, इन्होंने जो बोला है उसी को ठीक करना है। इन्होंने ये कहा मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आए, ये नहीं कहा। इन्होंने कहना था तो तीन हाँ, टुकड़ों में मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आए
तो मिथ्यात्व के प्रथम गुण स्थान में चला जाएगा। बढ़िया। ये क्या है? कारण पूछना, कारण कि वो क्यों मिथ्यात्व में आ गया, कि अभी उसका काल पूरा हुआ और काल पूरा होने के बाद में मिथ्यात्व का यदि उदय आ जाता है, 3 टुकड़े करके रखे थे ऊपर, तो यदि उनमें से मिथ्यात्व का उदय आ जाता है तो वो जीव वापस से मिथ्या दृष्टि हो जाता है, पहले गुण स्थान में चला आ जाता है। ये एक रास्ता हुआ। दूसरा रास्ता बोलिए इसमें लता जी। अगर वो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति यानी मिश्र प्रकृति के उदय आने पर उदय आ जाता है तो फिर वो तीसरे गुण स्थान में चला जाता है, चाहे वो 5वें 6ठे 7वें में किसी में भी। हाँ, यदि उसके सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाता है तो फिर सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान, तीसरे गुण स्थान में वो चला जाता है। तीसरा ऑप्शन प्रेमलता जी। औपशमिक सम्यक्त का काल होने में होने से पूरा होने से पहले एक समय शेष रहे या अधिक से अधिक 6 आवली समय शेष रहे, तब उसके अनंतानुबंधी कषाय का किसी एक कषाय का उदय में आ जाए तो वह दूसरे गुण स्थान में चली जाती है। बढ़िया। औपशमिक समय का काल पूरा होने से पहले अधिकतम 6 आवली या जगन्य एक समय काल शेष रहे, उससे पहले यदि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जाता है तो वो सासाधन गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान में चला जाता है। ठीक है, एक और ऑप्शन रह गया है। हाँ जी, निशा जी। मैम वो सम्यक तो प्रकृति का उदय आता है जब जीव सम्यक दृष्टि बना रहता है, लेकिन उसका सम्यक तो प्रथमोपशम से शायोपशमिक में परिवर्तित हो जाता है। बहुत बढ़िया। यदि उसके सम्यक्त प्रकृति का उदय आ जाए तो फिर गुणस्थान जो था वही बना रहता है, पर जो सम्यक्त था वो औपशमिक से शायोपशमिक, प्रथमोपशम था उसकी बजाय वो शायोपशमिक सम्यक्त हो जाता है। तो इस प्रकार औपशमिक सम्यक्त के बाद उसके बाद 4 रास्ते, सामान्य रूप से हम 4 ही बोलते हैं, यद्यपि ये तो उसके काल का ही है लेकिन अलग नहीं करते। 4 मार्ग उसके बाद में होते हैं। मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो मिथ्यात्व गुण स्थान में चल जाए, अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो सासाधन दूसरे गुण स्थान में चला जाए, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो तीसरे सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में चल जाए, और सम्यक्त प्रकृति का उदय आने पर वो सम्यक उसका शायोपशमिक हो जाता है। इस तरह से ये 4 रास्ते औपशमिक सम्यक के बाद होते हैं। अब मिथ्यात्व में आ गया जब, तो मिथ्या दृष्टि हो ही गया है, और दूसरा गुण स्थान में अगर आता है तो दूसरे गुण स्थान की प्राप्ति कब होती है कि जब औपशमिक सम्यक के काल में कम से कम एक समय और ज्यादा से ज्यादा 6 आवली शेष रहे, तो चौथे, 5वें या 6ठे किसी एक गुण स्थान से गिरने पर। अभी किसी ने 7वें भी बोला था, पर वो 7वें से गिर के नहीं आएगा तीसरे में, तीसरे की बात की थी ना, 7वें से तो 6ठे में ही आते हैं। ठीक है ना, 7वें से जब गिरते हैं तो 6ठे में ही आते हैं, तो 6ठे से गिर सकता है, 6ठे से गिर के वो तीसरे में आ जाए कि दूसरे में आ जाए, वो जो जिसमें भी आ रहा है, तो 7वें में नहीं। वो 6ठा 7वां हम इकट्ठा बोलते हैं, लेकिन जब गिरते समय की बात होगी तो 6ठे से ही गिरेगा, मतलब नीचे आएगा तो, क्योंकि 7वें से नीचे तो 6ठे में ही आता है। ठीक है, अब ये हुआ। अब जब अगर सम्यक प्रकृति का उदय आया तो उसके बाद में क्या स्थिति बनती है, अपन यहीं से पढ़ लेते हैं, कल भी वो पढ़ना रह गया था, यहाँ से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। रत्नकंठ शावकाचार में पेज नंबर 62 देखिए, शिवोपशम वेदक सम्यक। यहाँ हेडिंग तो ये डाला है क्योंकि इसकी बात करनी है, लेकिन अभी भी कुछ 1-2 लाइन में अपने को बात लगेगी ये औपशमिक सम्यक की। पढ़ते हैं इसको। इस उपशम सम्यक के रहने का जघन्य यानी कम से कम काल तथा उत्कृष्ट अधिक से अधिक काल अंतर्मुहूर्त तक ही है। अब यहाँ हेडिंग तो डाल दिया है शिवोपशम सम्यक, और बात कर रहे हैं आगे इस उपशम सम्यक के रहने का, तो एकदम से पढ़ते ही वो लगता है, तो ये हेडिंग समझ लो। यहाँ अभी इस नेक्स्ट पैराग्राफ में आना चाहिए था, यहीं डाल दिया गया है, वो संपादन में थोड़ा सा हुआ, ऐसा समझना चाहिए। अभी उपशम सम्यक की बात चल रही है। इस उपशम सम्यक के रहने का
का जगन्य यानी कम से कम काल तथा उत्कृष्ट यानी अधिक से अधिक काल अंतर मुहूर्त तक ही है। औपशमिक सम्यक का कम से कम काल भी कितना है? अंतर मुहूर्त। और अधिक से अधिक काल भी कितना है? अंतर मुहूर्त। तो दोनों अंतर मुहूर्त एक से हैं क्या? जगन्य वाला भी और उत्कृष्ट वाला भी? नहीं, जगन्य वाला अंतर मुहूर्त है वो छोटा है, उत्कृष्ट वाला अंतर मुहूर्त है वो कंपैरेटिवली बड़ा है, लेकिन फिर भी कहलाएगा क्या? अंतर मुहूर्त ही। यानी एक सिंगल टाइम नहीं, एक सिंगल अंतर मुहूर्त की, ये वाला ही अंतर मुहूर्त उसका काल है। जगन्य अंतर मुहूर्त, फिर जगन्य में 1 समय प्लस, 2 समय प्लस, 3 समय प्लस, 4 समय प्लस, ऐसे मध्यम काल भी बनेगा। ये जगन्य काल बन रहा है, उत्कृष्ट काल बन रहा है। तो जब जगन्य और उत्कृष्ट दो अलग अलग हैं तो बीच में मध्यम काल बनेगा कि नहीं बनेगा? अब तो समझ में आने लग गया ना थोड़ा, ये जगन्य और उत्कृष्ट के बीच का मध्यम। तो मध्यम काल भी बहुत सारे उसमें बनेंगे, ठीक है। और ये 6 आवली काल शेष रहा था औपशमिक सम्यक्त के काल में से। तो 6 आवली काल मतलब कितना हो गया? 6 आवली मतलब कितना हो गया? दूसरी भाषा में क्या कहेंगे उसको? 6 आवली को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? बोलिए निशांत। जघन्य परि असंख्यात काल मल्टीप्लाइड बाई 6। नहीं, वो तो समय है, वो तो समय होगा। आवली का तो ध्यान एक आवली कितनी? एक आवली कितनी? असंख्यात समय। तो कौन सा? अब अपन अब ये वाला शब्द नहीं बोलेंगे असंख्या, अब अपन थोड़ा विशेष बोलेंगे। तो जघन्य परि असंख्यात समय का एक आवली माने जघन युक्त संख्यात। हाँ, एक आवली है जगन्य युक्त संख्यात, और 6 आवली संख्यात मतलब समय। तो 6 आवली मतलब 6 जगन्य युक्त संख्यात, 6 से गुणा करेंगे ना उसको। 6 तो जगन्य, मध्यम बोला जाएगा ना फिर, वो तो हाँ मध्यम हो जाएगा। हाँ मध्यम हो गया, पर वो 6 की संख्या है ना पर्टिकुलर, ठीक है ना। देखिए, चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। अंतर्मुहूर्त पूरा हो जाने पर होने के बाद नियम से दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में से किसी भी एक का उदय हो जाता है। औपशमिक समय का काल अंतर्मुहूर्त है, जगन्य भी उत्कृष्ट भी। अब ये अंतर्मुहूर्त पूरा होने के बाद में नियम से कह रहे हैं, नियम से मतलब निश्चित रूप से दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों में से किसी भी एक का उदय हो जाता है। किसी एक का उदय होगा ही, ये अंतर्मुहूर्त काल पूरा होगा। अगर वो दूसरे गुणस्थान में भी आया है तो दूसरे गुणस्थान का काल कितना होगा? दूसरे गुणस्थान का काल कितना होगा? दूसरे गुणस्थान का काल कितना होगा? बोलिए रेखा जी। अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त नहीं, पर्टिकुलर टाइम। अभी इसी में अपन ने पढ़ा है ना, उसी में से पर्टिकुलर टाइम निकलेगा। बोलिए सुलोचना भाभी। जगन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली। जगन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली, बस इतने काल शेष रहने पर ही तो वो दूसरे में आ रहा है, तो उसका गुणस्थान का काल भी इतना ही है। दूसरे गुणस्थान का जगन्य काल 1 समय, उत्कृष्ट काल 6 आवली। तो वो काल पूरा होगा तो भी दूसरे के बाद भी कहाँ आने वाला है? वो दूसरे गुणस्थान के बाद नियम से पहले में ही आता है, और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो जीव दूसरे गुणस्थान में आया है तो वो जो भी उसका मिनिमम मैक्सिमम काल है, जितने भी टाइम बचा है उसके पास में औपशमिक सम्यक्त के काल में से, वो काल पूरा होते ही निश्चित रूप से वो पहले गुणस्थान में आएगा ही आएगा। तो वो प्रकृतियों के उदय तो हो ही बचे, या तो मिथ्यात्व का उदय आए, या सम्यक मिथ्यात्व का उदय आए, या सम्यक प्रकृति का। जब काल पूरा हो गया तो अब दूसरे वाले के पास तो मिथ्यात्व का ही उदय आना है। दूसरे गुणस्थान में जो आया है उसके तो मिथ्यात्व का ही उदय आना है, और जो दूसरे में नहीं आया अभी चल रहा है जिसका, उसके इन तीनों में से किसी का भी उदय आ सकता है। तो इन 3 में से किसी भी एक प्रकृति का उदय नियम से हो जाता है। यदि सम्यक्त मोहनीय प्रकृति का उदय आ गया तो उपशम सम्यक्त से छूटकर पलटकर वेदक सम्यक्त हो जाता है। यदि सम्यक्त मोहनीय, जिसे हम सम्यक्त प्रकृति कहते हैं,
क्योंकि वो मोहनीय की है इसलिए यहाँ सम्यक तो मोहनीय शब्द दिया है। यदि सम्यक तो मोहनीय प्रकृति का उदय आ गया तो उपशम सम्यक्त से छूटकर वेदक सम्यक्त तो हो जाता है। तब वेदक सम्यक्त तो शैक्षणिक सम्यक्त का ही दूसरा नाम है। अभी आगे इसको भी क्लियर करेंगे कि वेदक क्यों कह रहे हैं उसको, पर इतना समझ लीजिए कि शैक्षणिक सम्यक्त का ही दूसरा नाम, दो नाम होते हैं जैसे अपने एक घर का एक स्कूल का, ऐसे ये दो नाम है शैक्षणिक सम्यक्त के, एक शैक्षणिक सम्यक्त एक वेदक सम्यक्त। तब सम्यक्त तो मोहनीय के उदय से वेदक सम्यक दृष्टि जीव तत्वों का चल मल अगाड़ दोषों सहित श्रद्धान करता है। ये जो सम्यक्त उसका बदला, तो अब वो सम्यक दृष्टि जो हो गया है वो वेदक सम्यक्ति हो गया। वेदक सम्यक्त या शैक्षम सम्यक्त किसे कहते हैं? पहले वेदक सम्यक्त की बात करें। वेदक का मतलब है वो वेदन कर रहा है, वेदन कर रहा है मतलब उदय है। किसका उदय है? किसका उदय है? उसके शैक्षम सम्यक दृष्टि जो जीव है उसके उदय किसका है? बोलिए। सम्यक मोहनी प्रकृति। हाँ, सम्यक्त मोहनी प्रकृति का उसके उदय है। तो उस सम्यक्त मोहनी के उदय से वो वेदक सम्यक दृष्टि जीव तत्वों का चल मल अगाड़ दोषों सहित श्रद्धान करता है। उसके तत्वों का श्रद्धान है कि नहीं? जो शोक्षम सम्यक दृष्टि जीव है उसके तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम होगा कि नहीं होगा? सम्यक दृष्टि है, कोई सा भी सम्यक दृष्टि हो, औपशमिक हो, शैक्षणिक हो, शायिक हो, उसके तत्वार्थ श्रद्धानम लक्षण पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा, ये तो सम्यक का लक्षण है। तो उसके तत्वों का श्रद्धान है, लेकिन उसके श्रद्धान कैसा है कि उसके श्रद्धान है वो दोष सहित है। उसके श्रद्धान में कुछ दोष कुछ मलिनता है। जैसे वो पानी था ना ग्लास का, तो वो औपशमिक सम्यक दृष्टि का श्रद्धान कैसा था? वो ग्लास का जो ऊपर एकदम क्लीन पानी था, क्योंकि उसकी गंदगी सारी नीचे बैठ गई थी, उसके कर्म सारे दब गए थे, तो ऊपर जो श्रद्धान रूपी जो पानी है वो एकदम निर्मल था, औपशमिक सम्यक्त्वी का। और शायिक सम्यक्त्वी में तो ना नीचे गंदगी है। शायिक सम्यक्त्व का जो ग्लास अपन ने देखा था, ध्यान आ रहा है ना? उदाहरण, ग्लास का उदाहरण देके 5 भाव की बात की थी अपन ने। तो शायिक सम्यक्त्वी के पास में तो, शायिक भाव वाले के पास में तो कचरा ही नहीं है, तो उसका तो पूरा निर्मल एकदम श्रद्धान क्लियर है। अब शैक्षणिक सम्यक्ति का श्रद्धान कैसा है कि उसके उस पानी में थोड़ा थोड़ा कचरा ऊपर आया हुआ है। शैक्षम किसे कहते हैं? कि थोड़ा कचरा नीचे दबा है, मोटा मोटा तो नीचे दबा है, कुछ कुछ कचरा ऊपर भी आया है। इसमें ये भी बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का तो नीचे दबा है और ज्यादा गंदगी ऊपर है, ऐसा नहीं। ज्यादा गंदगी तो दबी हुई है, कुछ माइनर ऐसा ऊपर आया है जिससे हम उस पानी को बिल्कुल गंदा भी, औदेक भी नहीं कह सकते। जैसे औदेक में तो पूरा मिला ही था कचरा। इस शैक्षणिक में क्या है कि कुछ गंदगी आई है जिससे वो इतना भी नहीं बिगड़ता है कि बिल्कुल ही बेकार हो जाए, ऐसी स्थिति है। तो ये शैक्षणिक सम्यक्त में भी सम्यक प्रकृति का उदय होने से उसके श्रद्धान कुछ दोष युक्त होता है, कुछ दोष उसके श्रद्धान में लगते हैं। तो कौन से दोष लगते हैं? उन दोषों के नाम यहाँ दिए हैं। चल मल अगाड़ दोषों सहित श्रद्धान करता है। वो जो उसके श्रद्धान में दोष लगते हैं उनका नाम है चल दोष, मल दोष और अगाड़ दोष, नाम है दोषों के। चल दोष का मतलब है चलायमान सा रहता है, मल दोष यानी मलिनता है, और अगाड़ मतलब गाढ़ापन नहीं है, अगाड़ पतला है अभी। तो एक तो गाढ़ी चीज हो, गाढ़ा होता है, जैसे हो ना, हम तो गाढ़े बने रहते। पुराने जमाने में शब्द यूज में लेते थे मारवाड़ी में कि गाढ़ा रहना, तुम गाढ़ा रहना, पक्का रहना, मतलब हिलना अपनी बात पे, अपने उस पे, वो गाढ़पना। जैसे चाशनी गाढ़ी होती है, तो गाढ़ी होने के बाद में क्या होता है, फिर वो जमने लगती है, फिर उसका पतासा बनता है, भूरा बनता है, वो गाढ़ापन। और पतली होती है तो, और देखो गाढ़ी चीज होती है तो जल्दी से फैलती, मतलब मान लो अपन ने कहीं ले जा रहे हैं, सफर में ले जा रहे हैं, तो गाढ़ी वस्तु होगी तो लीक नहीं करेगी, जल्दी से निकलेगी नहीं, बिखरेगी नहीं। और पतली सी चाशनी हो रसगुल्ले जैसी तो क्या है,
कितना ही आप करो पैक वैक, वो कहीं ना कहीं से लीक होती है, वो जल्दी से निकल जाएगी, वो भी अर्थ उसमें ले सकते हैं। तो अगाढ़ है उसका श्रद्धान में, अगाढ़ दोष लग रहा है, मतलब वो गाढ़ापन नहीं, जल्दी से वो फिसल जाता है, जल्दी से खिसक जाता है, वो अर्थ यहाँ पर दे रहे हैं। और अभी अपन चर्चा करेंगे ये मोक्षा प्रकाशक के आधार पे इन दोषों की। इन दोषों से संबंधित प्रश्न है तो अभी हैंड डाउन कर लीजिए, अभी कर रहे हैं अपन चर्चा। और कोई बात है तो बोलिए। तो फिर इनका गुणस्थान भी गिर जाएगा क्या अगर इसमें दोष लगेंगे तो? नहीं नहीं, गुणस्थान बना रहता है, इसीलिए कहा ना, वो अभी ये जो उदाहरण मैंने दिया ना कि वो कचरा कुछ ऊपर आया तो है, लेकिन वो कचरा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गंदगी की बिल्कुल अपन पानी को फेंक ही दे। देखो जैसे दूध में मक्खी गिर जाए, मर जाए मक्खी मच्छर चींटी, अब क्या करना? अब क्या करना? निकाल के मक्खी फेंक दो। फिर पी लें दूध, फिर दूध पी लें। अरे क्या करना, पूरा दूध बेकार। वो त्रस जीव का शरीर, वो मक्खी मच्छर चींटी, वो त्रस जीव का शरीर, वो मांस है, वो दूध में गिर गया है तो वो पूरा दूध फेंकने योग्य है। मक्खी निकाल के, पूरी कंजूस मक्खी चूस वाली बात हो गई कि मक्खी निकाल के और उसको भी चूस के, फिर ऐसा नहीं करना, वो पूरा ही फेंकने योग्य हो जाता है। तो वो तो हो गया ऐसा दोष कि अब वो काम में लेने जैसा ही नहीं है। लेकिन दूध में हम चीनी मिलाते हैं तो चीनी में भी तो कचरे आ जाते हैं ना, कुछ कुछ चीनी में कुछ कुछ कचरे आ जाते हैं। तो वो कचरे आ जाते हैं तब क्या करते हैं कि वो कचरा निकाल के छान लेते हैं चम्मच से निकाल के, फिर दूध फेंकने लायक नहीं होता है। दूध में कचरा तो आया, गंदगी तो आई, लेकिन उससे दूध फेंकने लायक नहीं होता है। लेकिन मक्खी मच्छर गिर गया तो पूरा दूध फेंकने लायक हो जाता है। तो अभी ये जो शिवोपम सम्यक्त में ये जो दोष लग रहे हैं, ये वो चीनी के कचरे जैसे हैं। तो सम्यक्त बना रहता है, सम्यक्त में दोष लगता है, लेकिन गुणस्थान उससे च्युत नहीं होता है। गुणस्थान बराबर जिस गुणस्थान में है उस गुणस्थान में वो बना रहता है। दोष लगता है लेकिन वो अपनी पोजीशन से गिरता नहीं। ठीक है, तो यदि सम्यक्त मोहिनी का उदय आ गया तो उपशम सम्यक्त से छूटकर वेदक सम्यक्त हो जाता है। तब सम्यक्त मोहिनी के उदय से वेदक सम्यक दृष्टि जीव तत्वों का चल मल अगाढ़ दोषों सहित श्रद्धान करता है। यहाँ श्रद्धान में चलपना का अर्थ है श्रद्धान में शिथिलता आ जाना, श्रद्धान शिथिल हो जाता है। देखो अपने श्रद्धान में भी, अपने में भी ऐसा होता है कभी, मतलब कोई चीज जब नई नई अपन सीखें या नई नई पता लगे या किसी के प्रति अपनी नई नई श्रद्धा होती है तो बहुत गहरी होती है, बहुत पक्की होती है। और फिर धीरे धीरे समझ लो हम थोड़ा उससे संगति से, उनकी संगति से दूर रहे या कुछ और बातें जीवन में हुई तो वो श्रद्धान भी अपना थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। इसमें समझ लो कोई करणान योग का प्रकरण है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। कोई करणान योग, अभी जो विषय चला ना, समझ लो अभी जो सारे औपशमिक सम्यक की प्रक्रिया चली, इतना करणान योग का, तीनों लब्धियों की, अधैर्करण अपूर्वकरण, तो कोई ना कोई 2-3-4 लोग ऐसे होंगे क्लास में कि जिनको पूरा ऐसा होगा, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हमको पूरा बढ़िया अच्छा क्लियर हो गया, पहले से भी पढ़े हुए होंगे। लेकिन फिर क्या होता है, अब मान लो 1-2 साल तक ये विषय दोबारा पढ़े नहीं, देखे नहीं, कहीं सुनने में नहीं आए, कहीं चले नहीं, तो फिर क्या होता है, फिर कोई उस संबंध में पूछे कोई बात तो फिर वो श्रद्धान कैसा होता है, फिर थोड़ा चलायमान होता है, पता नहीं है पढ़ा तो था, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि ऐसा है, देखना पड़ेगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है वो। तो ऐसा ये उसका जो श्रद्धान है, वो श्रद्धान में चलपना, शिथिलता रहती है, ढीलापन हो जाता है। तथा मल दोष का अर्थ है अतिचार सहित होना, कि उसके सम्यक्त में अतिचार लगते रहते हैं। सम्यक्त में अतिचार का मतलब है दोष, दोष लगना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन अतिचार का मतलब है ऐसे दोष जो दोष तो हैं लेकिन फिर भी उससे वो गुण पूरा का पूरा नष्ट नहीं होता। व्रतों के अतिचार हैं, पढ़े थे अपन ने 7वें अध्याय में तत्वार सूत्र में, उसी के साथ सम्यक्त के भी अतिचार पढ़े थे।
तो अतिचार लगने चाहिए, अतिचार चलते रहेंगे ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी कभी कदाचित वो दोष हो जाए तो उससे वो गुण या वो व्रत खंडित नहीं होता है, उसका नाम है अतिचार। कौन से है सम्यक्त्व के अतिचार? सम्यक्त्व के अतिचार 7वें अध्याय में सूत्र है, बुद्धि वर्षा होगी। शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा और एक अन्य दृष्टि प्रशंसा। चलिए बढ़िया, क्या रह गया बोलिए स्मिता जी? शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा सम्यक दृष्टि अतिचार। संस्तवः, वो शब्द आपने भी छोड़ दिया। संस्तवः सम्यक दृष्टि अतिचारः। शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक दृष्टि अतिचार। तो सम्यक दृष्टि के भी शंका नाम का दोष अतिचार, कांक्षा नाम का अतिचार, विचिकित्सा जो निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा में पढ़ा ना अपन ने, वही उसी के अपोजिट वो दोष है। अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव, ये 5 सम्यक दर्शन के अतिचार कहे हैं। तो ये अतिचार कौन से सम्यक दर्शन में लगते हैं? ये शैवशमिक सम्यक्त्व में। क्यों लग जाते हैं? कि वो सम्यक प्रकृति का उदय आता है ना, तो सम्यक प्रकृति का उदय श्रद्धान को थोड़ा चलायमान करता है, और उसमें ऐसा मल इस तरह के दोष श्रद्धान में लगते हैं कि शंका आ जाए थोड़ी बहुत, कि कुछ विषयों की कांक्षा ऐसी नहीं होती है कि जिससे वो सम्यक्त्व ही छूट जाए, पर वो माइनर ऐसा, वही चीनी के कचरे जैसा कुछ कुछ किसी रूप में वो उसके जीवन में होती है, जिससे कि वो उसका सम्यक्त्व है वो दोषयुक्त होता है। चल और मल 2 का दिया, या अगाढ़ का, यहाँ श्रद्धान में चलपना का अर्थ है श्रद्धान में शीघ्रता आ जाना, तथा मल दोष का अर्थ है अतिचार सहित होना। इस वेदक सम्यक को ही शिवक्षम सम्यक कहते हैं। यहाँ इसके उदाहरण के स्वरूप में शास्त्रों में आता है वही उदाहरण, और मोक्षा प्रकाशक में इसके संबंध में ये दिए हैं उदाहरण। मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको यहाँ से। देखिए, यहाँ जो मल लगता है उसका तारतम्य स्वरूप तो केवली जानते हैं। वास्तव में ये जो दोष लग रहे हैं ना, चल मल और अगाढ़, वास्तव में वो क्या दोष है वो तो केवली भगवान ही जानते हैं। यहाँ उदाहरण बतलाने के अर्थ चल मलिन अगाढ़पना कहा है। यहाँ उदाहरण के लिए कह रहे हैं, उसको एक्चुअल में वैसे का वैसा नहीं जानना। ये वास्तविक क्या दोष लगते हैं वो तो केवली भगवान जाने क्या लगते हैं। लेकिन अब क्या करें, प्रश्न आता है लोगों का, तो कैसे उदाहरण दें, तो उसका उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। व्यवहार मात्र देवादि की प्रतीति तो हो, परंतु अरहंत देवादि में यह मेरा है, यह अन्य का है इत्यादि भाव सो चलपना है। चल दोष के लिए क्या उदाहरण दिया? ये मेरा मंदिर, ये मंदिर तो अपना है। मंदिर में, भगवान में, वेदियों में ऐसा आता है, ये भगवान अपन ने विराजमान कराए थे तो ये वेदी अपनी, यहीं पे बैठ के पूजा करनी है। ये मंदिर अपन ने बनवाया था तो ये मंदिर अपना, इस तरह का भाव। अब ये बहुत स्थूल उदाहरण है, ऐसे लगता है कि ऐसे कोई सम्यक दृष्टि को भाव ऐसे आएंगे क्या, लेकिन अब मतलब इस तरह का भाव, वो चलपना, श्रद्धान में चलपना। सब मंदिर है, सब मान लीजिए महावीर भगवान के सभी मंदिर हैं, लेकिन वहीं वाले महावीर जी में जाना, वो तो ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत भी आता है। लेकिन ये अपने मंदिर में हमने विराजमान कराया, हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया था, इस तरह उसमें होता है कि नहीं, एक अलग सा अपनापन होता है कि नहीं होता है। कहीं कुछ भी किसी भी जगह अपन ने कुछ कराया हो, अरे मंदिर में फर्श भी बनवाई हो ना, उसी में अपन ने पैसा दिया हो और वहां अपना नाम लिखा हो, तो उसी में ऐसा आ जाता है कि ये अपन, तो ये जो इस तरह का भाव आता है, उदाहरण स्वरूप यहाँ बताया, ये चलपना है। शंका आदि मल लगे सो मलिनपना है। शंका आदि मल, ये शंका कांक्षा विचिकित्सा आदि जो है, कहे हैं दोष, वो मलिनपना है। और अब अगाढ़पना कह रहे हैं कि यह शांतिनाथ शांति करता है,
इत्यादि भाव सो अगाढ़ पना है। शांतिनाथ शांति के करता है, पार्शनाथ वो रक्षा करने वाले हैं, और पदम प्रभु और चंदा प्रभु वो भूत भगाने वाले हैं। वो इस तरह की जो मान्यता वो अगाढ़पना है, इस तरह की वो नाम से जुड़ता है ना। शांति पाठ, शांतिनाथ, दोनों शांति शांति हैं, तो अकेले शांतिनाथ भगवान ही शांति करते हैं, बाकी 23 तीर्थंकर वो अशांति हैं, अशांति फैलाते हैं। कि सभी शांतिनाथ हैं, सभी शांतिनाथ हैं, सभी शांतिनाथ है, सभी शांति को करने वाले हैं। वो कार्य शांतिनाथ है, हम कारण शांतिनाथ हैं, प्रत्येक आत्मा शांतिनाथ है। शांति का कर्ता कौन? शांति को करने वाला कौन? अपनी शांति का कर्ता मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं ही अपनी शांति का करता हूँ, तो मैं स्वयं ही शांतिनाथ हूँ। लेकिन वहां नाम जिनका है शांतिनाथ, तो शांतिनाथ से शांति के करता, इस तरह का मानना ये अगाढ़ दोष। इसके लिए उदाहरण भी दिया है आगे उसमें कि जैसे बूढ़ा मनुष्य हो तो वो चलता है, या समझ लो छोटा बच्चा है अभी साल भर का, चलना सीख रहा है, तो वो कैसे चलता है? लड़खड़ाता हुआ, अगाड़ता है, उसकी चाल में स्थिरता नहीं है। वो लाठी के सारे बुजुर्ग व्यक्ति चलता है और फिर भी लड़खड़ाता हुआ चलता है। ऐसा ये शिवोपशम सम्यक को लड़खड़ाता हुआ है। जैसे वो बच्चा चलना सीख रहा है तो 2 कदम तो चला है, 3 कदम चला है, पता नहीं कब गिर जाएगा, अभी बैठ जाएगा दम। तो ऐसे ही ये शिवोपशम सम्यक चल रहा है, कब तक चल रहा है पता नहीं, कब छूट जाएगा। जरा सा मौका लगा, कोई इस तरह का समझ लो माहौल बना अश्रद्धान वाला, और जल्दी से छूट जाता है, जल्दी छूट सकता है। इसलिए ये शिवोपशम सम्यक को कहा है कि ये दोषयुक्त है, इसमें अगाढ़पना है, इसमें गाढ़ापन नहीं है। थोड़ा सा भी कोई भी कारण मिले और कारण मिलते ही तुरंत से ही जल्दी से छूटा। एक तो होता है पक्का आदमी, और एक होता है क्या बोलते हैं, ढुलमुल। इधर किसी ने कुछ कारण बताया तो इसकी तरफ, इधर किसी ने कुछ कारण बताया तो उसकी तरफ। तो शिवोपशम सम्यक का श्रद्धान, यद्यपि श्रद्धान है अभी, लेकिन वो सम्यक प्रकृति का उदय आता है ना, तो क्या करे, वो कर्म का उदय आता है तो उसका श्रद्धान थोड़ा हिलता डुलता रहता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि वो कितना उदय आ रहा है। तो वो जिसका छूटता है, समझ लो उसके उदय तीव्र होते हैं तो जल्दी से उसका छूट जाता है। अदरवाइज शिवोपशम सम्यक भी ही शायिक सम्यक को प्राप्त भी करता है, वही करता है। तो वो श्रद्धान उसका सम्यक प्रकृति का उदय मंद रहते हैं, तभी वो आगे का काम कर पाता है। तो यहाँ पर ये बात बताई कि अतिचार सहित होता है, इस वेदक सम्यक को ही शिवोपशम सम्यक कहते हैं। अब यहाँ शिवोपशम सम्यक किस प्रकार बनता है, उसकी वो परिभाषा की चर्चा तो अपन कल करेंगे, अभी समय हो गया है। लेकिन जो 2 नाम है, 2 नाम में से एक नाम, उसकी चर्चा भी हुई है। 2 नाम क्या है? एक शिवोपशम सम्यक और एक वेदक सम्यक। तो शिवोपशम सम्यक क्यों कहते हैं वो चर्चा अपन कल करेंगे। अभी किसकी चर्चा करी है हमने? वेदक। वेदक का मतलब है वेदन करता है। किसका वेदन कर रहा है? सम्यक प्रकृति का वो वेदन कर रहा है, मतलब वो उसके उदय में आ रही है, और उसके वेदन से ही तो ये चलमल अगाढ़ दोष उसकी श्रद्धा में लग रहे हैं। तो प्रश्न पूछूंगी मैं आपसे कि शिवोपशम सम्यक को वेदक सम्यक क्यों कहते हैं? तो जवाब क्या है कि सम्यक प्रकृति के उदय का वेदन करता है, या सम्यक प्रकृति के उदय के कारण उसको वेदक सम्यक कहा जाता है। ठीक है ना, उसका तो वेदन है, उसका उदय है। अब शिवोपशम क्यों कहते हैं? तो शिवोपशम की जो परिभाषा है अपन ने पहले पढ़ी हुई है, वो आप लोग देख के आना, और फिर सरल हो जाएगा, पहले से आप देख के आएंगे। शिवोपशम की परिभाषा, शिवोपशम किसे कहते हैं, फिर उसमें हम सम्यक्त्व को घटित करेंगे कि शिवोपशम सम्यक्त्व वो किस प्रकार है। निशांति कुछ कह रहे हैं आप? बोलेंगे मैम, एक वेदक का कुछ मतलब होता ना, शायद मैंने आपके मुख से सुना है कि कहा सुना है कि वो जब शायिक सम्यक तो प्राप्त करने वाला होता है और वो नहीं कर पाता है तो वो दूसरे
कृत कृत्य वेदक शब्द आता है, तो वो वेदक का अर्थ तो यही है, और फिर कृत कृत्य वेदक की वो डेफिनेट मतलब वो शब्द अलग है, वो कृत कृत्य वेदक। अभी अपन शायिक सम्यक की बात करेंगे ना, तब आएगा वो, तब समझ अच्छा लेंगे। अभी शायिक सम्यक की भी चर्चा आगे आएगी, तब ठीक उसको समझ लेंगे। ठीक। चलिए, इस तरह से ये शिवोपम सम्यक की शिवोपम सम्यक की बहुत ज्यादा कोई प्रक्रिया जितनी ये प्रथमोपम की और शायिक की में थोड़ी प्रक्रिया समझने जैसी है। इसमें तो क्या है कि सम्यक प्रकृति का उदय आ जाता है, इजी गोइंग है, मतलब वो उदय आ गया, क्योंकि औपशमिक था या औपशमिक नहीं भी हो, मिथ्या दृष्टि भी हो गया हो, तो मिथ्या दृष्टि होने पर तो फिर वो शिवोपम करना पड़ेगा। तो वो 2 करण होंगे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अदरवाइज औपशमिक से यदि सीधा शिवोपम हो रहा है, तो उसमें क्या है, सम्यक प्रकृति का उदय आया, तो वो उसके उदय का वेदन हुआ, इसलिए वो वेदक सम्यक्ति या शिवोपम सम्यक्ति उसको कहते हैं।